नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सभी। श्रेष्ठ कंपटीशन एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। और हम लेकर आए हैं संविधान से संबंधित कुछ एमसीक्यू पर बात करेंगे। आज का टॉपिक जो रहेगा, आज रहेगा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से संबंधित कुछ क्वेश्चनों पर डिस्कस। तो समय न गवाते हुए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बी.आर. अम्बेडकर, भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था। जो पूना समझौता हुआ था 1932 में, तो कौन सा ऐसा प्रावधान था जो इसके लिए सत्य था? भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए जाने का, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, निम्न वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, या निम्न वर्गों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। तो इसका जो सही आंसर है वो है डी, निम्न वर्गों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। पूना पैक्ट, जिसे पूना समझौता कहा गया, भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य पुणे में यरवदा सेंट्रल जेल, पुणे में यरवदा सेंट्रल जेल है, उसमें 24 सितंबर 1932 को हुआ था। अंग्रेज सरकार ने समझौते को सांप्रदायिक अधिनिर्णय यानी कम्युनल अवार्ड के नाम से भी कहा गया था इसे। समझौते में दलित वर्ग के पृथक निर्वाचन मंडल को त्याग दिया गया और साथ ही दलित वर्ग के लिए आरक्षण सीटों की संख्या प्रांतीय विधानमंडल में 71 से बढ़ाकर 147 और केंद्रीय विधायिका में कुल सीटों की संख्या 18% कर दी गई थी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की? यानी जो भारत में ब्रिटिश सत्ता थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का शासन था, तो उसे ब्रिटिश क्राउन के हाथ में सीधे स्थानांतरित कर दी गई थी। तो इसके लिए इसका आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1858। जब 1857 की क्रांति हुई थी तो उसके बाद कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया था भारत में। ठीक है, 1858 में ब्रिटिश संसद में एक अधिनियम पारित किया गया। भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से छीनकर सीधा क्राउन यानी महारानी के हाथ दे दिया गया था। और विक्टोरिया उस समय ब्रिटेन की महारानी थी। इस एक्ट को भारत सरकार अधिनियम 1858 की संज्ञा दी गई। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बात करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? चार्टर एक्ट 1833, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892 या भारत परिषद अधिनियम 1909? तो इसका सही आंसर है 1861। 1861 का अधिनियम भारत इतिहास की एक ऐसी युगांतकारी तथा महत्वपूर्ण घटना है। यह मुख्य रूप से दो कारणों से विशेष है। ठीक है, यह गवर्नर जनरल को अपनी विस्तारित परिषद में भारतीय जनता के प्रतिनिधियों को नामजद करने के लिए उन्हें विधायी कार्य से संबंध करने का अधिकार प्रदान किया गया। दूसरे, इसने गवर्नर जनरल परिषद में विधायी शक्तियों का विकेंद्रीकरण कर दिया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, यह सिद्धांत की स्वतंत्रता भारत के लिए नए संविधान को तैयार करना मुख्यतः अकेले नहीं, खुद भारतीयों जिम्मेवारी होनी चाहिए। पहली बार किस एक में स्वीकार किया गया था कि भारतीय संविधान खुद की जिम्मेदारी होनी चाहिए? ठीक है, तो यह सिद्धांत था आपका लिनलिथगो का अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव लिनलिथगो का प्रस्ताव है। सिद्धांत था कि भारत स्वतंत्र भारत के लिए एक नए संविधान का निर्माण मुख्य रूप से होना चाहिए, पूरी तरह से नहीं, भारतीयों की जिम्मेदारी होनी चाहिए, और लिनलिथगो पुरस्कार में स्वीकार किया गया था। यह प्रस्ताव आया था 1940 को। एक सलाहकार परिषद की स्थापना की और कार्यकारी परिषद में विस्तार की पेशकश की गई थी। इस प्रस्ताव को कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, रेगुलेटरी एक्ट पारित किया गया, यानी सबसे पहला लिखित कानून था, यह कब पास किया गया था? तो यह किया गया था 1773 ईस्वी को। कंपनी ने यानी रेगुलेटरी एक्ट का उद्देश्य भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को ब्रिटिश सरकार की निगरानी में तथा कंपनी के संचालन समिति में अमूलचूल परिवर्तन, कंपनी के राजनीतिक अस्तित्व को स्वीकार किया, उसके व्यापारिक ढांचे को राजनीतिक कार्यों के संचालन योग्य बनाना भी। इसे 1773 का जो एक्ट था, ये पहला लिखित कानून भी था। ठीक है, पहला लिखित कानून भी था।
अगला प्रश्न है, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? तो इसका सही आंसर है अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। 1786 का अमेंडमेंट पारित हुआ था, इसमें कुछ बदलाव के लिए गए और गवर्नर जनरल पद तैयार करना था। इस अधिनियम के मुख्य सेनापति शक्तियों में गवर्नर जनरल में निहित कर दी गई। ठीक है। अगला प्रश्न, पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? तो पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो यह किया गया था 1784। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 को पारित किया गया। इस अधिनियम में ब्रिटिश इंडिया कंपनी के प्रशासनिक कार्यों और वाणिज्यिक गतिविधियों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लाया गया। यानी इसमें व्यापारिक मंडल और नियंत्रक मंडल की स्थापना की गई थी, यानी व्यापारिक कार्यों को और राजनीतिक कार्यों को अलग रखा गया। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम को मार्लेमेंटो सुधार के रूप में जाना जाता है? तो मार्लेमेंटो सुधार यानी भारत परिषद अधिनियम 1909 को मार्लेमेंटो सुधार कहा गया। इसे मार्लेमेंटो सुधार भी कहा जाता है और यह महत्वपूर्ण था सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत के लिए। यानी 1909 का जो अधिनियम है सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के लिए महत्वपूर्ण था, जिसके तहत मुस्लिम समुदाय को अलग निर्वाचन प्रदान किया गया था। मार्लेमेंटो सुधार का उद्देश्य अभी बताया मैंने क्या था, पृथक निर्वाचन प्रणाली। अगला प्रश्न, मार्लेमेंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? अभी कराया था मैंने मार्लेमेंटो सुधार 1909 में। ये भारत परिषद 1909 अधिनियम था ये, और जिसे मार्लेमेंटो सुधार अधिनियम भी कहा गया था। ठीक है। और उस समय देखो मार्ले उस समय भारत सचिव थे और मिंटो उस समय वायसराय थे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? निर्वाचन प्रणाली, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हम किसके में करते हैं? 1909 यानी मार्लेमेंटो सुधार। अगला प्रश्न, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई? अभी बताया था सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। ठीक है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 यानी प्रांतों में दोहरा शासन। इसकी विशेषता यह थी, केंद्र में दो सदनी विधायिका की स्थापना, यानी सबसे पहला स्वरूप देखने को मिला था दो सदनी व्यवस्था का 1919 में। लोकसभा राज्यसभा आज का जो स्वरूप है हमें 1919 के अधिनियम देखने को मिला। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, प्रांतों में द्वैत शासन, लोक सेवा आयोग का गठन, पहली बार महिलाओं को मत देने का अधिकार दिया गया और केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग किया गया। अगला, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था। कौन इसका सदस्य नहीं था? कैबिनेट मिशन आया था जिसके तहत संविधान सभा का गठन किया गया था। तो इसमें कौन कौन थे? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, सर स्टीफर्ड क्रिप्स। ये कह रहा कौन सदस्य नहीं था? तो इसका सदस्य लॉर्ड एमरी नहीं थे। ठीक है। इसमें देखो 3 सदस्य उच्च स्तरीय शिष्टमंडल भेजने की घोषणा की। इस शिष्टमंडल में ब्रिटिश कैबिनेट के 3 सदस्य, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस भारत सचिव थे, सर स्टीफर्ड क्रिप्स व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे और एवी अलेक्जेंडर एडमिरल्टी के प्रथम लॉर्ड यानी नौसेना मंत्री थे। अगला प्रश्न, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सही नहीं है? प्रांतीय समूहीकरण यानी प्रांतीय भारतीय सदस्यों वाला अंतर मंत्रिमंडल, पाकिस्तान की स्वीकृति, संविधान निर्माण का अधिकार। कैबिनेट मिशन का कौन सही नहीं है? पाकिस्तान की स्वीकृति। देख लो, कैबिनेट मिशन 1946 का उद्देश्य संविधान सभा का गठन का मुख्य उद्देश्य था इसका जो है भारत विभाजन, ये गौण उद्देश्य था, विभाजन नहीं चाहते थे ये। संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होगा और 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट निर्धारित की गई थी। कुल 389 सदस्य, 296 सदस्य निर्वाचित होंगे, 93 सदस्य मनोनीत थे और 14 सदस्य राज्यसभा से राजस्थान से। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चला गया? भारतीय संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात, तो ये हुआ था 1935 के अधिनियम के द्वारा। और देखो एक बात ध्यान रखना है, जिसे अगर कोई भी विदेशी संसद द्वारा बनाया गया कानून देश में लागू किया जाए तो उसे अधिराज कहते हैं या औपनिवेशिक राज्य भी कहते हैं। 1547 से लेकर 50 तक अधिराज रहा। अगला प्रश्न,
भारतीय को वर्ष 1947 में सार्वभौमिक सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? 1947 में सत्ता, यानी भारतीय जब विभाजन हुआ था तो कौन सी योजना थी? माउंटबेटन योजना। 1947 में माउंटबेटन योजना प्रस्तुत की गई थी। यह योजना भारत के जनसाधारण लोगों में मनवाटन योजना यानी माउंटबेटन योजना के नाम से प्रसिद्ध हुई। मुस्लिम लीग पाकिस्तान के निर्माण पर अड़ी हुई थी। व्यवस्था पूर्वक कांग्रेस सिखों द्वारा देश के विभाजन को स्वीकार कर लेने के बाद इस समस्या का हल लॉर्ड माउंटबेटन लंदन गए और वापस आकर उन्होंने यह योजना प्रस्तुत की थी। अगला प्रश्न, कौन सुमेलित नहीं है? पार्लियामेंट सुधार, सही बात है। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, भारत सरकार अधिनियम 1935, स्वशासन, कैबिनेट मिशन, संविधान सभा का गठन और साइमन कमीशन, ये जांच के लिए आए थे नहीं भारत विभाजन, तो इसका कौन सा गलत हो जाएगा? ये साइमन कमीशन, भारत विभाजन कमीशन ने इस बात की जांच करनी थी कि क्या भारत इस लायक हो गया है कि जहां लोगों को संवैधानिक अधिकार दिया जाए। कमीशन में किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया, जिस कारण इसकी बहुत ही तीव्र, जैसे श्वेत कमीशन भी कहा गया था। अगला प्रश्न, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत विधायी का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में किया गया था? तो अंतिम निर्वाचन हुआ था 1945। यहां देख लो, केंद्रीय विधानसभा के चुनाव भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत वर्ष 1926-1945 में हुए थे। विधानसभा का अंतिम चुनाव 1945 में हुआ था। भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारत अंग्रेज द्वारा पारित संसद का अधिनियम बना था। यह भारत सरकार में भारतीयों की भागीदारी का विस्तार करने के लिए पारित किया गया था। इस अधिनियम भारत के राष्ट्र सचिव एडविन मॉन्टेग्यू और वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड की रिपोर्ट में अनुशंसित सुधारों का प्रतिनिधित्व करता है। अधिनियम शुरू में 1919 से 1929 तक 10 वर्षों के लिए अधिनियमित किया गया था और इस अधिनियम उदार निरंकुशता के अंत का प्रतिनिधित्व करता है। साइमन कमीशन द्वारा 10 वर्षों में इसकी समीक्षा की जानी थी, जो 10 वर्ष से पहले ही आ जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। अखिल भारतीय महासंघ प्रावधान तो कब था? 1935 का अधिनियम। 1935 का भारत अधिनियम पारित किया गया, जिसमें केंद्र राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया। राज्य में द्वैध शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया था। इसमें एक अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। इस संघ का निर्माण तत्कालीन भारत के प्रांतों, चीफ कमिश्नर प्रांतों और देशी रियासतों से मिलकर होना था, परंतु यह व्यवस्था लागू नहीं की जा सकी। 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित होने वाले संघ में अपशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को प्रदान की गई। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।